न्यू एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। थर्मोडायनेमिक चैप्टर स्टार्ट हो रखा है जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स की बात की थी जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही, यानी कि यूनिट, कन्वर्जन और डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी। सेकेंड क्लास में थर्मोडायनेमिक कुछ बेसिक टर्म थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, साथ में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या हैं, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमने बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे देखे थे, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, फ्री एक्सपेंशन, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हमने देख लिए थे। साथ में हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में कहा था कि 2 टाइप के यहाँ पे फंक्शन होंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स फंक्शन पे डिपेंड होंगे। 2 टाइप के फंक्शन थे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते थे। पाथ फंक्शन पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि पाथ पे डिपेंड करेंगे। और पाथ में हमने 2 ही फंक्शन बताए थे, हीट और वर्क। दोनों के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। तो वर्क में हमने एक बात कही थी कि यहाँ पे हमें रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू इसको देखेंगे या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस की हेल्प से। तो पाथ वो वर्क हमारा पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, यानी कि यहाँ पे जब हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे यानी कि उसका हर एक पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है। पाथ डिपेंडेंट यानी कि हर पॉइंट को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को कैलकुलेट करना है। तो वर्क के लिए हमें जब एक एक स्टेप को कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए वर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो रिवर्सिबल प्रोसेस की हेल्प लेंगे हम, अदरवाइज ये हमारा किस में होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। कुल मिला के हम दोनों में ही इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे उन दोनों में ही हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्क की बात करेंगे, वर्क डन के बारे में, और वर्क डन की रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। साथ में एडियाबेटिक में हम हीट की बात करेंगे, वहां पे भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। एक बार हम उस रिलेशन को पहले देख लेंगे। सीपी और सीवी यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों टर्म आपने लास्ट क्लास में सुनी होंगी, फर्स्ट क्लास में भी सुनी होंगी आपने, ठीक है। तो अब उन दोनों के हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम वर्क पे जाएंगे दोनों प्रोसेस की हेल्प से। तो पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। वैसे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना हो तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, ठीक है। एन हमारे होंगे नंबर ऑफ मोल्स, एन होंगे नंबर ऑफ मोल्स, और ये होगा फॉर आइडियल गैस, ये होगा आइडियल गैस के लिए, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी करली वी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी करली पी अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। एक होगा हमारा ये जनरल फॉर्मूला सीपीओ माइनस है सीवी के लिए, ठीक है। ये हमारा आइडियल गैस के लिए ये जनरल फॉर्मूला है। आई होप आप दोनों ये याद जरूर रखेंगे। यदि आप इसका थोड़ा डेरिवेशन देखना चाहें तो उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। देखो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है और ये हमारे पास एंथैल्पी है। इंटरनल एनर्जी के फंक्शन बताए थे टेम्परेचर और वॉल्यूम, और एंथैल्पी के फंक्शन थे टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पे आपको 2 फंक्शन दिख रहे हैं, 2 फंक्शन यानी कि वेरिएबल होगा। जब भी हमारे पास 2 फंक्शन होंगे और वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो वो डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक टाइम पे हम एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंथैल्पी की, यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन में कौन सा पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करवाना है तो डी एच इज इक्वल टू करली एच अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। यानी कि एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ये आपको पता है क्या है, सी पी। तो डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करवाना है। डिफरेंशिएशन करवाएंगे हम विद रिस्पेक्ट टू
टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो करली एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी करली टी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी, करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले से ही डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी कहा था, जब पहले से ही कोई डिफरेंशिएशन की फॉर्म में होगा तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करेंगे फिर से। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो H क्या हमारा U प्लस पी वी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करवा दें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमें ये वाली टर्म लेके आनी है। तो डिफरेंशिएशन करवाएं, करली एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी प्लस वी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी, यही होगा। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रख सकते हैं। देखो करली यू अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी प्लस वी करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू सी पी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी, करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको टर्म दिख रही है ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, CV क्या होगा डेल H अपॉन डेल T, और डेल T क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं CV। ठीक है, तो इस CV को मान लीजिए हम इधर लेके जा रहे हैं राइट साइड में, और बाकी का ये जो राइट साइड वाला पोर्शन इधर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये होगा V करली P अपॉन करली T एट कांस्टेंट V माइनस करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T, करली P अपॉन करली T एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू CP माइनस CV। यहाँ पे ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रही होंगी, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो करली P अपॉन करली T एट कांस्टेंट V माइनस करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू CP माइनस CV। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे इसी को हम डिफरेंशिएट करवाएं प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करवा देंगे। इसी का करवाना हमें H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट में रखते हुए। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली टर्म अब चाहिए, यानी कि ये वाली, इसलिए हम क्या कर रहे हैं प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जब इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे इसका, तो करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू करली U अपॉन करली P एट कांस्टेंट T प्लस करली P अपॉन करली P एट कांस्टेंट T, करली V अपॉन करली P एट कांस्टेंट T। अब इस वैल्यू को हम रख सकते हैं यहाँ पे रखेंगे, तो करली P अपॉन करली T एट कांस्टेंट V माइनस करली U अपॉन करली P एट कांस्टेंट T प्लस करली V अपॉन करली P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू CP माइनस CV।
वी, ये होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये पूरी टर्म हमारी इसके इक्वल आएगी। जब इस कंप्लीट को हम सोल्व कर लेंगे के इक्वल आने वाली है, तो ये हम क्या कर देंगे, उसकी जगह पे रख देंगे और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारे आगे यूज आने वाला है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू टी करली V अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट P। और बाकी ये भी याद रख सकते हैं, एक बार हमने प्रेशर को लिया है साथ में कांस्टेंट में, एक बार हमारे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट में है, और हमारे किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, एक बार वॉल्यूम का एक बार प्रेशर का। तो आप ये याद रख सकते हैं और याद ही रखना होगा आपको, क्योंकि पूरा डेरिवेशन आप करने नहीं बैठेंगे। क्लियर है? तो ये तो हमने रिलेशन की बात की है, Cp एंड Cv के रिलेशन की। अब हम बात करेंगे, एक हमारे है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। आइडियल गैस के लिए है ये हमारा। देखो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता है, PV इज इक्वल टू NRT। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवाएं, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार हम करवाते हैं, प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जब प्रेशर का डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? तो यहाँ हमारा इक्वल होगा NR बाई NR, ये दोनों कांस्टेंट है, और करली टी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट V। इधर हमारी क्या कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, V को इधर लेके आएंगे, करली P अपॉन करली टी एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, NR बाई V। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, तो करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट P, और P हमारा क्या हो गया कांस्टेंट, बाहर ले लिया, NR करली T अपॉन करली T एट कांस्टेंट P कैंसिल हो जाएगा, तो करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू NR बाई P। ठीक है। Cp माइनस Cv अभी हमने कैलकुलेट किया है T, अभी कैलकुलेट किया था P एट कांस्टेंट V और करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट P, अभी बताया था हमने ये। अब ये देखो Cp अपॉन ना करली P अपॉन करली T किसके इक्वल है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे T NR अपॉन V, और यहाँ रख देंगे NR अपॉन P, यही रखेंगे हम। तो यहाँ से हम लिखेंगे NRT अपॉन PV और NR। जब इसको हम सोल्व करेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR, और ये होगा फॉर n मोल्स के लिए। यदि 1 मोल के लिए बात करेंगे तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो ये R के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कि ये है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। ये हमने Cp माइनस Cv के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसका चेंज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यही हमने कहा था। और इंटरनल एनर्जी का फंक्शन हमारा है टेम्परेचर और वॉल्यूम, यही आता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, देखो U हमारा क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू, U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल V, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन भी हमारा T होता है और एंथैल्पी का फंक्शन भी क्या होगा, T होता है। दोनों का ही फंक्शन T होता है, यानी कि टेम्परेचर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, इसका वॉल्यूम होता है, इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, वो अलग बात है, पर दोनों का जो कॉमन फंक्शन है वो है टेम्परेचर। अब यहाँ से हम बात करेंगे इन दोनों का फंक्शन टेम्परेचर है। टेम्परेचर मान लीजिए कांस्टेंट है, तो इसका चेंज क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। जब इसका चेंज 0 के इक्वल आएगा तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ये कांस्टेंट हो गए तो इसका चेंज क्या आएगा, इनका चेंज भी क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब डेल U इज इक्वल टू डेल H दोनों ही क्या आएगा हमारे, 0 के इक्वल आए।
अब इसके हम बात करें डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी, या फिर हम बात करें डब्लू, ये हमने कहा है 0 है, तो क्यू क्या आ जाएगा माइनस डब्लू के इक्वल होगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे इसके रिवर्सिबल प्रोसेस की। इसी के रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे देखो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू 0। ये हमने किससे बात किया, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इनका चेंज क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ये भी हमने बात की है। अब यहाँ पे जो W होगा, वर्क होगा, वो होगा क्या होता है माइनस पी डेल वी। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल वी, और P में कौन सा P यहाँ पे होगा, P एक्सटर्नल की मेनली हम बात करते हैं। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल डी वी क्या होगा माइनस, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो चेंज किसका देख रहे हैं, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का ही विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करवाएंगे, सॉरी V1 टू V2, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम के बीच में हम क्या करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे P एक्सटर्नल है वो P इंटरनल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों ही यहाँ पे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 V2 और P इंटरनल डी वी। अब P क्या है, यदि हम आइडियल गैस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी हम देखेंगे तो एन आर टी अपॉन वी, ये इसकी जगह हम रख सकते हैं माइनस V1 अपॉन V2, और यहाँ आएगा एन आर टी अपॉन वी और डी वी। एन आर टी ये हमारे हैं कॉन्स्टेंट, हम वेरिएबल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन तो इन्हीं का करवाएंगे डी वी अपॉन वी, तो माइनस एन आर टी V1 अपॉन V2 डी वी अपॉन V। अब इसका जब इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वो हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, यही होगा। तो यह है हमारा वर्क डन, और ये वर्क डन किस में आया है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आया है। तो यदि आपसे रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क पूछ लिया जाए, उसका फॉर्मूला पूछ रहे माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, ये होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। ये हमने बात की थी रिवर्सिबल में। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के दो केस होंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। फर्स्ट केस में ये होगा कि यहाँ पे जो P एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0 होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन है, क्या है, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन या फिर हम कहें एक्सपेंशन इन वैक्यूम। और फ्री एक्सपेंशन में हमने कहा था कि प्रेशर हमारा 0 के इक्वल होगा। तो यदि प्रेशर यहाँ पे 0 के इक्वल है और वर्क का हमें पता है क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल डी वी। अब ये 0 हो गया तो पूरा वर्क ही हमारा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब डेल यू हमारा 0 था, डेल यू 0, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और क्यू क्या था माइनस डब्लू के इक्वल था। अब ये ही 0 हो गया तो क्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। कुल मिला के सारे टर्म यहाँ पे क्या हो गई, टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी कि डेल यू डेल एच क्यू डब्लू ये सारे क्या हैं, 0 होंगे फर्स्ट केस में, जब हमने यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ्री एक्सपेंशन लिया है तब। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा कि अब P एक्सटर्नल 0 नहीं है। सेकेंड केस तो यही हो सकता है, 0 वाला तो हमने देख लिया। अब P एक्सटर्नल 0 नहीं है, डेल यू क्या था, Q प्लस डब्लू, ये हमारा 0 तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की ही बात करें। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसका टेम्परेचर का चेंज 0। अब टेम्परेचर का चेंज 0 तो U और T ना, U और H यानी कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हमारे कांस्टेंट होंगे, उसका चेंज हमारा 0 होगा। तो ये तो 0 होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा।
डेल यू इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही रहेंगे, बट अब Q और W यहाँ पे 0 नहीं होंगे क्योंकि P एक्सटर्नल यहाँ पे 0 नहीं है, तो W हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल dV, या फिर हम लिख सकते हैं P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 जो इक्वल होगा माइनस Q के। क्लियर यहाँ तक? ये हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क देखा, हमने रिवर्सिबल में भी देखा है और इरिवर्सिबल में भी देखा है। इरिवर्सिबल के हमने 2 केस देख लिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारी यही थी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने कहा था कि Q यानी कि हीट हमारी 0 होगी। फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये 0 हो गया तो डेल यू हमारा डब्ल्यू के इक्वल होगा। फिर से हम यहाँ पे कहाँ से आ गए, हीट से चले थे, वापस कहाँ पे आ गए हम, वर्क पे। अब वर्क यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिर से हम दोनों केस में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल। अब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस तो देखेंगे, बट रिवर्सिबल प्रोसेस में अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, देखो हमारे पास टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इन तीनों का आपस में रिलेशन देखेंगे, टीवी, वीपी, पीटी, इनका हम एक एक करके रिलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में फर्स्ट रिलेशन देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी कि T एंड V के बीच का रिलेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो क्या होगा, डेल U इज इक्वल टू डब्ल्यू। डेल U क्या होता है, डेल U हमारा NCV/dt, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, जब हम फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे थे तभी क्या था, CV हमारा था डेल H अपॉन डेल T N1 हो तब की बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं NCV/dt इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होगा, माइनस P डेल V, ठीक है, तो माइनस P एक्सटर्नल और डेल V। ये फिर से यहाँ पे हम इंटरनल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर ही इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो चेंज हमें यहाँ पे किसका दिख रहा है, टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करवाएंगे तो T1 से T2 और यहाँ पे किस में हो जाएगा, V1 से V2 के बीच में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब अभी हम बताया था हमने आइडियल गैस के अकॉर्डिंग बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT, P हमारा क्या है nRT अपॉन V, ये हम यहाँ लिख सकते हैं T1 T2 NCV/dt इज इक्वल टू माइनस V1 V2 nRT बाई V डेल V, dV लिख सकते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अभी RT हमारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, RT क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर होगा, इधर CV कांस्टेंट होगा, इधर बार T1 T2 और DT, T हमारा इधर ले आएंगे, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस R V1 अपॉन V2 dV अपॉन V। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से CV ln T2 अपॉन T1, यहाँ पे क्या था हमारे पास, माइनस R है, माइनस R V2 अपॉन V1 ln V2 अपॉन V1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हमने करवाया है इंटीग्रेशन। इन इंटीग्रेशन को हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आया है CV ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln V2 अपॉन V1। अब इस माइनस साइन को हमें रिमूव करना हो तो यहाँ पे इसका हम क्या करवा देंगे, इनवर्स करवा देंगे या फिर रेसिप्रोकल करवा देंगे, R ln V1 अपॉन V2, तो यहाँ से माइनस वाला साइन है रिमूव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास क्या है, देखो CP माइनस CV इज इक्वल टू R,
और 1 मोल के लिए होगा, तो इस R की जगह हम ये लिख सकते हैं CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू CP माइनस CV ln V1 अपॉन V2। क्लियर है? और CP बाई CV ये होता हमारा गामा के इक्वल। CP माइनस CV हमारा गामा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई CV। CV से हम डिवाइड करेंगे तो इधर CV से डिवाइड करेंगे तो CV से CV कैंसिल हो जाएगा, तो इधर होगा ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV और ln V1 अपॉन V2 ये कैंसिल हो जाएगा। CP अपॉन CV क्या बताया हमने? गामा। तो इसकी जगह हम गामा लिख सकते हैं ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 ln V1 अपॉन V2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा यहाँ पे। अब ये जो गामा माइनस 1 है ये ln के आगे लिख रखा है, तो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू कहाँ जाती है? पावर में जाएगी, यानी कि V1 अपॉन V2 की पावर में चला जाएगा गामा माइनस 1। लिख सकते हैं इस टाइप से हम ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। ln से ln हमने कैंसिल कर दिया। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। T2 और V2 इज इक्वल टू T1 V1। V पे हमारी क्या है? पावर है गामा माइनस 1, इधर भी गामा माइनस 1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं TV गामा माइनस 1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये रिलेशन हमने निकाला है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, TV गामा माइनस 1 कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक तो हमने रिलेशन यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का देख लिया, अब हम वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर का और देखेंगे। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हम प्रेशर और वॉल्यूम का चेक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे TV गामा माइनस 1 था, यह है TV गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, ये भी हमने कैलकुलेट किया है। अभी क्या है? TV गामा माइनस 1। आइडियल गैस के अकॉर्डिंग बात करें PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेशर चाहिए। यदि इनका रिलेशन देखना है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर वॉल्यूम है, हमें चाहिए प्रेशर। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो T है किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा T हो जाएगा PV बाई R। ठीक है। N हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो PV बाई R हो जाएगा यहाँ पे T, यहाँ पे रखेंगे PV बाई R V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा V है 1 और ये क्या है? गामा माइनस 1। दोनों का बेस सेम होगा, बेस सेम होगा, तो यहाँ पे V1 माइनस गामा ऐड कर देंगे हम दोनों को, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V गामा रहेगा, ये हो जाएगा PV गामा अपॉन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। R का यहाँ पे कोई काम नहीं, इनके रिलेशन बताना है तो R को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि वैसे भी क्या है कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने बताया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखो हमने क्या देखा था? सबसे पहले TV गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, यही देखा था हमने। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर है। टेम्परेचर तो है, अब वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो इसको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है, लेने को तो इसको भी ले सकते थे, फिर हमें यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज करवाना पड़ता टेम्परेचर में। बात वही होगी, चाहे आप किसी भी से भी कर सकते, इससे भी कर सकते हैं, इससे करेंगे तो वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा आपको प्रेशर में,
और इससे लेंगे तो वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर में आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। PV इज इक्वल टू nRT। हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम को चेंज करवाना है किसमें, यानी कि हमें प्रेशर की टर्म लेके आनी है। यह प्रेशर तो nRT/V, n हम यहाँ पे 1 ले लेंगे तो RT/1, T RT/V, RT/V। हमें प्रेशर चाहिए था, ये तो हमने प्रेशर वैसे कैलकुलेट करा, सॉरी, हमें प्रेशर की टर्म चाहिए, ये तो T है, ठीक है। प्रेशर की चाहिए होगी तो वॉल्यूम देखना में, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम होगा RT/P की, हमें प्रेशर की टर्म चाहिए थी, होगा RT/P गामा -1 क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे गामा -1 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के इक्वल है। अब यहाँ पे T, एक तो T यहाँ पे 1 है और एक T यहाँ पे है गामा -1, क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो T तो क्या हो जाएगा गामा, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास है R रहेगा, R होगा यहाँ पे गामा -1 अपॉन P है साथ में। अब R हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे। जब कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या रहेगा फिर, T गामा और P गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, T गामा इसकी 1 माइनस गामा कर देंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन, ये था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। तो हमने कुल मिला के जो देखे हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम का देखा, वो ये था जो कांस्टेंट के इक्वल था, वॉल्यूम और प्रेशर का था ये, और टेम्परेचर और प्रेशर का होगा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन हमने चेक किए हैं, और ये अभी तक हम रिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात करते हैं, हम इरिवर्सिबल पे अभी तक नहीं गए हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब यहाँ पे देखो, PV गामा इज इक्वल टू के, PV गामा इज इक्वल टू के इक्वल है, अभी हमने देखा है। अब P इज इक्वल टू के V माइनस गामा, इस साइड आएगा तो अपॉन में आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो जो इसकी पावर होगी माइनस में हो जाएगी। अब इसका हम दोनों साइड लॉगरिथम से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या होगा log P। ये हम इसलिए करें क्योंकि हमें यहाँ से ग्राफ प्लॉट करना है, मोनो एटॉमिक के लिए भी और डाई एटॉमिक गैस के लिए, दोनों के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, और इन दोनों ही गैस की एक्सपेंशन में भी और कॉम्प्रेंशन में भी, कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन दोनों में हम देखेंगे। तो log P इज इक्वल टू log K, ये आ जाएगा माइनस गामा और log V। क्लियर है यहाँ पे सभी को। और ये जो गामा की वैल्यू है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो होगी 1.67 और डाई एटॉमिक गैस के लिए होगी 1.4। ये वैल्यू याद रखनी है, ये होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ये होगी डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू। जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम log P और log V के वर्सेज। ठीक है, log P और log V के वर्सेज। तो यहाँ पे जो गामा है ये हमारा स्लोप है, वो स्लोप की वैल्यू हमें गिवन होगी, और ये हमारा इंटरसेप्ट को बता रहा है। जो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ हम पहले से डिस्कस कर रखे हैं हमने। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे है, इसका मतलब वो ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं हमारा ग्राफ, ओरिजिन से नहीं होगा तो फिर वो किधर से होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो वो हमारा इस नेगेटिव पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है नेगेटिव में। अब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ये होगा
डाई एटॉमिक गैस के लिए, क्योंकि वैल्यू रख के देख लेंगे। 1.6 ये होगा मोनो के लिए और 1.4 होगा डाई के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ग्राफ रहने वाला है। ये जो ग्राफ है ये है एक्सपेंशन के लिए, ये है एक्सपेंशन के लिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, कंप्रेशन के लिए देखेंगे। तो कंप्रेशन के लिए होगा हमारे पास ये होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए और ये होगा डाई एटॉमिक गैस के लिए। ये दोनों आपको ग्राफ ध्यान रखने हैं। ये है कंप्रेशन के लिए, क्लियर है। और ये हमने भी रिवर्सिबल प्रोसेस में ही देखे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब हम बात करें, अच्छा एक बार इसका जो फॉर्मूला था वो और देख लो आप। एक्चुअल में वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास है, वर्क हो जाएगा -1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू -NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल U। ये होगा पूरा हमारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके देखी है। जैसे कि ये बात करें हम NR/1 माइनस गामा, NR क्या होगा CP माइनस CV, यही होता है। 1 माइनस गामा क्या होगा CP/CV। जब हम इसको सोल्व करेंगे CP माइनस CV, इधर हमारे पास क्या होगा CV माइनस CP इंटू CV, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस से CV यहाँ पे आएगा, माइनस से CV, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ क्या लगा दे CV और N हमारा ये होगा T2 माइनस से T1। क्लियर है यहाँ पे सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये हमने वर्क देखा है एडियाबेटिक प्रोसेस में, जब Q हमारा 0 होगा, Q 0 के इक्वल होगा, और वो भी हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में देखा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, वही दो केस होंगे। एक केस में तो P एक्सटर्नल 0 के इक्वल होगा, एक हमारा ऐसा केस जहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा। जब ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे डेल U इज इक्वल टू डेल H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0। जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा था वही है होने वाला है, क्लियर है। अब यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है तो W हमारा हो जाएगा P एक्सटर्नल V2 माइनस से V1, और इससे U आ जाएगा हमारा, डेल U क्या होता है N CV डेल T, और डेल T को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। यदि हम डेल H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी दिखाएं तो CV की जगह क्या आ जाएगा CP यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगा। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो दोनों के लिए ही सेम है, एडियाबेटिक के लिए भी सेम है और हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो भी सेम है। थोड़ा चेंज जहाँ पे देखने को मिला है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा और उसी को आपको समझना है। तो ये तो हमने बात की है प्रोसेस की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है वो देखो। यहाँ पे जितने भी हमारे मोड्स होंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे मोड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो उनकी एनर्जी होगी वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे जितने भी हमारे पास मोड्स होंगे वो सारे के सारे इक्वली कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उनकी एनर्जी, क्लियर है। कितने यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स होंगे, कितने टाइप के होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स हैं, टाइप ऑफ मोड्स हैं, ये सारे हम बात करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में कितने हमारे यहाँ पे मोड्स प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के यहाँ पे मोड प्रेजेंट होंगे, ये सभी हम इक्विपार्टीशन थ्योरी में ही देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे मोड हम देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोड होता है, रोटेशनल मोड होता है और वाइब्रेशनल मोड होता है। तो इसमें है एक टर्म देखते हैं हम DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है 3n के इक्वल। n होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे जो मोड की बात कर रहे हैं
मोड होंगे रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड एंड ट्रांसलेशनल मोड। क्लियर है? तो इन मोड्स में, मोड्स तो हमने बता दिया कि 3 टाइप के मोड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ठीक है, 3 टाइप के मोड हो गए। अब यहाँ पे 3 टाइप के जो मोड हैं इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितने होंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू CV पर मोल DOF, टोटल कंट्रीब्यूशन टू CV। ये हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ये पर मोल की बात करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो DOF में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में सबसे पहला मोड कौन सा है, ट्रांसलेशनल मोड। ठीक है, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड। नंबर ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितने होने वाले हैं, तो ट्रांसलेशनल मोड में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी यहाँ पे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ पे होगा पर मोल तो होगा R/2 और टोटल होगा 3R/2, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर हमारे 3 हैं, एक के पर होगा R/2 तो सारे पे कितना हो जाएगा 3R/2। रोटेशनल में हमारे पास 2 टाइप के देखने को मिलेंगे, एक लीनियर होगा और एक होगा नॉन लीनियर। एक लीनियर होगा, एक होगा नॉन लीनियर। लीनियर में DOF2 होंगे और नॉन लीनियर में 3 होंगे, तो 2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा R/2 और R/2। तो यहाँ पे R/2 तो पर मोल है, 2 पे कितना होगा 2R/2 और 3 पे हो जाएगा 3R/2। अब वाइब्रेशनल के भी 2 मोड होंगे, एक लीनियर होंगे, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होंगे। अब लीनियर और नॉन लीनियर में क्या होगा, यदि वो लो टेम्परेचर पे है और हाई टेम्परेचर पे है, यहाँ पे भी लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, यदि लो टेम्परेचर पे है, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर, उनमें DOF 0 होंगे और हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर में R, दोनों में ही कितना होगा R हो जाएगा। या फिर हम कहें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लीनियर के लिए है 3n-5, नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा 3n-6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनकी कंट्रीब्यूशन की बात कर दी, लो टेम्परेचर भी इसका 0 होगा, इसका 0, हाई टेम्परेचर पे R और R के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? लीनियर के लिए और नॉन लीनियर के लिए जब हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 3n-5R और ये हो जाएगा 3n-6R। ये टेबल आपको याद रखनी है, यह है इक्विपार्टीशन थ्योरम जो हम फर्स्ट लॉ के साथ ही डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमने फर्स्ट लॉ की बात की है, एक बार फिर से देख ले हमने क्या क्या डिस्कस किया फर्स्ट लॉ में। वैसे तो हमने थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक बातें थी, सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, वॉल क्या है, सिस्टम कितने टाइप के होंगे, ये सब हमने बात कर ली थी। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है थर्मोडायनेमिक की, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद हम गए थे लॉ पे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला हमारा था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में डेल यू डेल एच, साथ में वहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होंगी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें हम वर्क की बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, उसके बाद इक्विपार्टीशन थ्योरम की बात की थी। अब हम बात करें हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा था कि एक है कैरनोट साइकिल, एक टॉपिक हमारा है कैरनोट साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ के लिए। तो सबसे पहले हम उसी को करेंगे, उसके बाद चेंज इन एंट्रोपी पे जाएंगे, यानी कि डेल एस की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैरनोट साइकिल। कैरनोट साइकिल में एफिशिएंसी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। एक ये बात आपको याद रखनी है, ये जो हमने ईटा दिखाया है ये क्या है,
एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है, 1 के इक्वल नहीं होगी तो ये क्या होगा, वोलेशन ऑफ ए सेकेंड लॉ। ठीक है, यदि ईटा 1 से कभी ज्यादा नहीं होगी, ईटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। एक तो ये 1 के इक्वल नहीं होगी, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगी। यदि 1 से ज़्यादा होगी ये क्या हो जाएगा, किसके वजह से हो गए, वोलेशन ऑफ ए फर्स्ट लॉ, यानी कि 1 के इक्वल नहीं है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी कुछ भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर एनर्जी यहाँ पे होगी, बट वो एनर्जी क्या होगी उसी के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये है इंजन, ठीक है, एक हम ग्राफ देखते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें। इंजन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है हॉट चैम्बर, यह है हॉट चैम्बर। हॉट चैम्बर से हीट आएगी Q1, किधर आई, इंजन की साइड। ये इधर हमारे पास है इन्वायरमेंट Q2, और इधर हो जाएगी वर्क। ये जो Q होगी ये हमारी क्या है, वेस्ट। ये क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट होगी, वही वो क्या जा रही है, बाहर जा रही है। बाकी की जो इससे पहले जो वेस्ट नहीं है, जो यूज में आ रही है, वो वर्क की फॉर्म में क्या करी है, सिस्टम की तरफ है, यहाँ पे जाएगी। तो इस फॉर्मेट में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो कैरनोट साइकिल है, ये मेनली हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखते हैं। इसको हम बात करेंगे, इसके बारे में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखते हैं। जो कैरनोट साइकिल है इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कैरनोट साइकिल के 3 कंपोनेंट्स होंगे। जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वहाँ पे आपने 3 कंपोनेंट्स देखे होंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा सोर्स, सेकंड होगा सिंक, और थर्ड होगा यहाँ पे सिस्टम। सोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था हॉट चैम्बर से, हॉट चैम्बर हमारे क्या वो सोर्स है। सिंक होगा हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट, और सिस्टम होगा इंजन। ये हमने बात की है तीनों की। अब जो सोर्स होगा ये हमने हॉट चैम्बर बता दिया। अब ये होगा हॉट रिजर्वर, जिसका टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे TH से, और ये हो जाएगा कोल्ड रिजर्वर, जिसके टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करेंगे, और TH ज़्यादा होगा TC से। हॉट टेम्परेचर या फिर कहें हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कोल्ड वाले से, क्लियर है। और सिस्टम हो क्या करेगा, ये परफॉर्म दी वर्क, ये वर्क परफॉर्म करेगा। सिस्टम क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा। वर्क कहाँ से देखा था हमने, सिस्टम यानी कि इंजन से हमने देखा था। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम मेनली देखते हैं। कैरनोट साइकिल हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस होती है प्रोसेस, दूसरी कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस में ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास सिंक है। Q1 Q2, Q1 जो हीट जा रही है ये किधर से जा रही है, हॉट रिजर्वर से जा रही है, ठीक है, सिस्टम की तरफ। और Q2 है, ये जो हमारी हीट होगी ये क्या होगी, कोल्ड रिजर्वर से जा रही है, वो भी बाहर की साइड यानी कि वेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जा रही है बाहर की साइड, और यहाँ से वर्क, ये है वर्क। तो यहाँ पे परफॉर्म कौन कर रहा है, वर्क सिस्टम कर रहा है। यही हमने कहा था कि वर्क परफॉर्म करेगा सिस्टम, क्लियर है। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ये हमारा डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। नॉन स्पॉन्टेनियस भी हम डिस्कस करते हैं, बट नॉन स्पॉन्टेनियस हम देखते हैं कैरनोट रेफ्रिजरेटर में, कैरनोट रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अब इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, सोर्स, सिस्टम और सिंक, और इधर होगा
वर्क। तो यहाँ पे देखो Q1, अब एनर्जी किधर जा रही है, यहाँ पे देखो सिस्टम की तरफ जाती है, हॉट रिजर्वर से सिस्टम की तरफ, और फिर सिस्टम से जो वेस्ट, बाकी देखो जो हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो काम की थी, वो तो हमारी वर्क की फॉर्म में चली गई, वर्क को परफॉर्म करवा रही वो एनर्जी हमारी, और जो वेस्ट होगी वो किधर चली गई, इन्वायरमेंट में, सिंक में चली गई। क्लियर है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट से किधर जा रहा है, सिस्टम से, और सिस्टम से किधर जाएगी, हमारी सोर्स की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। अब वर्क डन, ये हमारा वर्क डन, जो यूज भी ले ली वो किधर जा रही है, परफॉर्म कर रहा हमारे वर्क को। एक तो हमारी ये होगी नॉन स्पॉन्टेनियस की फॉर्म, और दूसरी ये होगी, बाकी कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, सिंक से सिस्टम, और जो वेस्ट होगी वो किधर जाएगी, हमारी सोर्स। बट यहाँ पे जो वर्क है वो भी किधर हो रहा है, सिस्टम की तरफ ही हो रहा है। यहाँ पे वर्क होगा वो सिस्टम की तरफ होगा, और ये वाली जो मेनली कंडीशन होती है वो कैरनोट रेफ्रिजरेटर के लिए होती है। ये वाली होगी, ये होगी कैरनोट रेफ्रिजरेटर के लिए, और इसको हम ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, इट कैन बी ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ये ऑब्जर्व भी हो सकती है नॉन स्पॉन्टेनियस में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम बात करते हैं कैरनोट साइकिल की, नॉन स्पॉन्टेनियस में हम बात करते हैं कैरनोट रेफ्रिजरेटर की। उसमें भी दो कंडीशन है, जो सेकेंड वाली कंडीशन है ये हमारी ऑब्जर्वेबल होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैरनोट साइकिल के स्टेप्स की। कैरनोट साइकिल के 4 स्टेप्स होंगे, सीक्वेंस में देखेंगे। फर्स्ट होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड फोर्थ होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप यहाँ पे रहने वाले, इसका ग्राफ देखेंगे हम आगे। उससे पहले एक बार एफिशिएंसी की बात कर लें। एफिशिएंसी को हमने बताया ईटा के इक्वल होगा। ठीक है, और हम बात करें कैरनोट साइकिल की, तो कैरनोट साइकिल के लिए तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाला ही डायग्राम होगा, सिंक सोर्स सिस्टम। यहाँ पे हीट जाएगी हमारी सोर्स से, या फिर कहीं हॉट चैम्बर से जाएगी सिस्टम की तरफ, और ये इधर हमारा क्या होगा, वर्क। सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करेगा वर्क को, जो वेस्ट एनर्जी होगी वो किधर चली जाएगी, सिंक की साइड चली जाएगी। हमें एफिशिएंसी बतानी है। एक कंडीशन हमारी ये थी कि एफिशिएंसी 1 के तो इक्वल नहीं होगी। तो यदि हम बात करें Q1, ये हमारे पास एनर्जी है, ये किसके इक्वल होगी, ये इन दोनों के इक्वल होगी। ठीक है, एक जो वर्क में परफॉर्म, जो हीट हमारी कहाँ पे यूज हो रही है, वर्क में, और दूसरी जो वेस्ट होगी बात चलेगी, इन दोनों के इक्वल ही होगी Q1, यानी कि Q2 प्लस W, यही होगी। अब यहाँ पे हम बात करें ईटा की। ईटा क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या आएगा, ये वर्क वाला, ये तो आउटपुट आएगा, ये तो वेस्ट हो गई, ये कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट जो हमारा परफॉर्म कर रहा है वर्क, वो हमारा आउटपुट है, यानी कि वर्क। आउटपुट होगा हमारा वर्क डन। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एफिशिएंसी हमारी नेगेटिव में भी नहीं आएगी, एफिशिएंसी हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी। और इनपुट में क्या हो जाएगा हमारे पास, इनपुट हो जाएगा हमारे पास Q1। ठीक है, इनपुट में तो यही था Q1। क्लियर है, तो ईटा हो जाएगा यहाँ पे W अपॉन Q1, और W यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन Q1, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी को हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखें, जो हमने टेम्परेचर में डिनोट किए थे TH और TC, तो यहाँ पे हमारे पास ईटा आ जाएगा Q1 किसके था, TH प्लस TC।
अपॉन TH ये होगा। क्लियर है? ये टेम्परेचर की फॉर्म में होगा, ये हमारी हीट की फॉर्म में एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी हमने कहा कि 1 के इक्वल नहीं होगी। हाँ, ये हो सकती है 1 के इक्वल, बट इसमें एक कंडीशन होगी, ईटा हमारी 1 हो सकती है इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। यदि टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल है तो वहाँ पे ईटा हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब हम एक्सपेरिमेंटली से करके देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बट ईटा 1 तभी होगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन तो आपको याद रखना है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट कब हो सकता है ये हमसे वैसे ही पूछ ले इन जनरली, तो हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब यहाँ पे हमने 4 स्टेप देखा, इन 4 स्टेप से मिलके एक ग्राफ बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, B, C और D। ये होगा, ठीक है। जो पॉइंट 1 है P, V और TH, P2, V2, TH, P3, V3, TC। ये हमारा क्या है? हॉट रिजर्वर, ये कोल्ड, P4, V4, TC। तो यदि हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना हो, टोटल वर्क होगा यहाँ पे WAB, हम A से B के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर B से C के लिए, क्योंकि वर्क डन हमारा पाथ डिपेंडेंट होगा तो हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा, और D, C। इन सभी ये जो हमारी वैल्यू होंगी ये सब हम यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। वर्क डन, यदि हम AB की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क हमारा क्या होगा? NRTLN V2 अपॉन V1, B और C के बीच में, तो यहाँ पे -NR अपॉन 1 माइनस गामा TC माइनस TH माइनस NRT, यहाँ पे TH था ना, TC LN V4 अपॉन V3 माइनस NR 1 माइनस गामा TH माइनस TC, ये हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। तो टोटल वर्क डन होगा हमारा यहाँ पे वर्क डन AB और CD का, बाकी ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, BC और DA, BC और DA, सिर्फ नेगेटिव साइन का यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला, सिर्फ नेगेटिव साइन का यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, ये ग्राफ याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? ठीक है। यहाँ पे हमने ये बताया TH प्लस TC, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस सिर्फ किस में है? वर्क डन का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है, माइनस आएगा यहाँ पे प्लस हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ले रखा है। क्या ले रखा है? मैग्नीट्यूड ले रखा है यहाँ पे, और हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि ईटा हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। वैसे हमें पता है TH हमारा TC से ज़्यादा ही होगा, इसलिए यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, ये आपको याद रखना है साइन का। अब हम बात करें जो यहाँ पे सेकेंड लॉ की डेफिनेशन की बात करें, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले देखो किस पे डिपेंड करता है? एंट्रोपी पे। दी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, दी एंट्रोपी, ये आपने 11th-12th में भी देखा होगा। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू मैक्सिमम और कंप्लीटली इंक्रीजिंग। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा? कंप्लीटली इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा यहाँ पे एंट्रोपी। एंट्रोपी में भी चेंज इन एंट्रोपी की हम यहाँ पे बात करेंगे।
क्लियर है। अब यहाँ पे एंट्रोपी के आपके दो फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। डेल एस एंट्रोपी हमारी एस होगी, चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल एस हो जाएगा। डेल एस यूनिवर्स की बात करें हैं ग्रेटर देन 0 या फिर डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो कब होगा, वो होगा हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। 0 के इक्वल कब हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इक्वल होगा डेल एस यूनिवर्स हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। क्लियर है। तो ये तो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है कि डेल एस यूनिवर्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल देन 0 हो, इक्वल टू 0 होगा, वो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली एंट्रोपी पे ही डिपेंड होता है। जैसे फर्स्ट लॉ हमारा डेल यू और डेल एच की बात करते हैं, यहाँ पे डेल एस की बात करते हैं। क्लियर है। अब डेल एस रिवर्सिबल प्रोसेस में हम देखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस केस फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन फेजेस आर सेम फेज हो, सेम फेज यानी कि लिक्विड से लिक्विड, सॉलिड से सॉलिड, गैसेस से गैसेस या फिर कहें वेपर से वेपर। ठीक है। यदि फर्स्ट केस यही है, हमने कहा एक तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने कहा था कि डेल एस इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस ले लिया कि अभी फेज यहाँ पे क्या हो, फेज यहाँ पे क्या हो, सेम हो। यदि सेम फेज होंगे तो क्या होगा, देखो डेल एस होगा Q अपॉन T। ये हमारा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ही डेल एस का क्या है, फॉर्मूला है। डेल एस इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू T डेल एस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, Q देखा था आपने वहां पे हीट, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही तो Q है। अब इसको हमने लिख दिया T डेल S माइनस T डेल V, ये तो हमने पता ही है, डेल U। यहाँ पे अब हम देखें, देखो यदि हम डी एस माइनस P डी वी, हमें ds लेके आना है, तो ds को हम उधर लेके जाएंगे, ds इज इक्वल टू डी यू, यानी कि ds को हमने ये रख लिया, t को इधर लेके जाएंगे और माइनस P डी वी को उधर लेके जाएंगे, तो डी यू अपॉन टी प्लस P डी वी, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा अपॉन टी। क्लियर है, क्योंकि डिवाइड में होगा तो सारे के ही डिवाइड में होगा हमारा t, तो डी यू अपॉन टी प्लस P डेल V अपॉन टी। अब हम करवाएंगे इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे। सबसे पहले देखो डी एस इज इक्वल टू डी यू क्या होगा, डी यू क्या होता है हमारे पास है सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी हो जाएगा आर टी बाई वी एन, यहाँ पे भी हमने 1 ले लिया, यहाँ पे भी हमने 1 ले लिया। क्लियर, तो यहाँ पे है आर टी बाई वी डी वी। अब हम करवाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे चेंज टेम्परेचर में तो T1 टू T2 V1 टू V2, यही होगा हमारे पास। CV कांस्टेंट है तो CV आ जाएगा बाहर, CV यहाँ पे बाहर है, T1 T2 और इधर है dt अपॉन टी प्लस RT यहाँ पे कांस्टेंट V1 V2 dV अपॉन V, यहाँ तक है। अब इसमें फिर से 2 केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, देखो एक तो ये हो कि जो ये CV है, इफ CV इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यदि ये टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, तब डेल S इज इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस एन आर, एन लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। यदि n को 1 मानेंगे तो n नहीं लिखेंगे, यदि n नंबर ऑफ मोल्स के लिए ले रहे हैं तो n लिख लेंगे। क्लियर, n आर एल एन V2 अपॉन V1,
ये है डेल एस। ये जब है जब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे हमने फिर टी को नहीं लिया है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन हो ये है कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड होगा तो अब हम टेम्परेचर का क्या करेंगे, देखो जो सी वी है वो हो जाएगा ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब प्लस एटसेट्रा। ठीक है, तो डेल एस इज इक्वल टू एन T1 T2। तो यहाँ पे जो ये सी वी है, अब यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो A प्लस बी टी प्लस अपॉन यहाँ पे टी भी होगा साथ में, और इधर हमारे पास प्लस में क्या होगा, ये तो हमने क्या लिया है सी वी तक ही लिया है, क्लियर है। अब आगे हमारे पास है एन आर एल एन V2 अपॉन V1, क्लियर है, ये हमने लिखा यहाँ पे। तो ये हमारे CV की दो कंडीशन हो गई, एक बार टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, एक बार टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है डेल एस के और डेल एस के रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्लियर है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि डी और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी हमने फर्स्ट केस लिया था कि जब फेज यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, सेम फेज होंगे, वो वाले कंडीशन यहाँ पे ली थी। तो अब यहाँ पे देखो डी एच होता है टी डी एस प्लस वी डी पी, यही होता हमारा चेंज इन एंथैल्पी। अब हम बात करें यहाँ पे डी एस की, डी एस हो जाएगा ये वाला डी एच, ये इधर जाएगा माइनस वी डी पी। अभी हमने देखा था किसके हेल्प से, हमारी डेल यू की हेल्प से। अभी हम किसके बारे में बात की है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इज इक्वल टू टी डेल एस प्लस माइनस पी डेल वी। अब यहाँ से हमने डेल एस कैलकुलेट किया था, अब हम बात कर रहे हैं इसके हेल्प से, एंथैल्पी की हेल्प से। तो यहाँ पे डेल एस तो क्या होगा, डी एच ये इधर जाएगा माइनस में आएगा, और टी इनके अपोन में आ जाएगा। डी एच क्या होगा, डी एच होगा एन सी पी डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू एन सी पी डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ में, माइनस वी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी की बात करनी है एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी, और इधर क्या होगा डी पी होगा, और साथ में टी है तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उधर वो टी से टी कैंसिल होगा, पीछे हमारा ऐसे हमने देखा था ना इंटरनल एनर्जी में, क्यों टेम्परेचर कहाँ से लगा है, वो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन करवाएंगे, चेंज किस में है, प्रेशर में। तो आ जाएगा P1 से P2 तक। Cp क्या होगा, कांस्टेंट होगा, n Cp को हमने बाहर ले लिया, n लेंगे तब हमारे पास ना n नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1 होगा तो n नहीं लेंगे, n Cp और T1 से T2 इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे हम dt अपॉन टी का, तो ln T2 अपॉन T1 माइनस nr कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dp अपॉन p का इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ln P2 अपॉन P1। यदि हमें माइनस को प्लस में कन्वर्ट करवाना हो तो NCPLN T2 अपॉन T1 प्लस NRLN P1 अपॉन P2, ये हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, डेल ऐसा है। ये फॉर्मूला भी आपके काम आने वाला है, क्लियर है यहाँ तक है। अब इसके भी दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट होगा हमारे पास कि Cp इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास डेल एस हो जाएगा एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस NRLN P1 अपॉन P2, और डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर पे डिपेंड होगा तो CP हो जाएगा हमारे पास A प्लस PC प्लस BT,
CT² प्लस DT³ प्लस, तो यहाँ पे हम CP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन से पहले ही, यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम डेल S = n, इंटीग्रेशन लेंगे T1 से T2, और यहाँ आएगा A प्लस BT प्लस CT² प्लस NR ln P1/P2, साथ में यहाँ पे T होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो ये हमने बात की यहाँ पे डेल एस की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल एस की बात की है। और डेल एस में भी रिवर्सिबल प्रोसेस में भी फर्स्ट केस हमारा था जब फेज सेम हो। जब फेज डिफरेंट होंगे तो क्या होगा वो देखो। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड केस देखेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा देखो, डेल एस होता है Q/T के, ठीक है, Q/T के अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के कांस्टेंट पे हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर हमारा किस में है, सॉलिड में है, और वो कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड में। वाटर कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो ये कौन सी कंडीशन हो यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम कहें फ्यूजन, यही वाली कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डेल H/T डेल H यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन और T यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। केस 3 होगा जब फेज क्या हो, डिफरेंट हो, फेजेज आर डिफरेंट फेज, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस है, गैस से क्या है, सॉलिड है, तो डिफरेंट फेज आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे डेल एस होगा डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3, इन सभी का हम सम कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास है डेल एस डिफरेंट फेज के लिए। क्लियर है? मेनली हम जो सेम फेज है उसी के लिए कैलकुलेट करते हैं, बाकी ये सब भी आपको आना चाहिए। अब हम बात करें सेकेंड लॉ का, जो लास्ट टॉपिक है वो है कैरनोट रेफ्रिजरेटर। अभी हमने बात की थी कैरनोट साइकिल की। कैरनोट साइकिल और कैरनोट रेफ्रिजरेटर एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। कैरनोट साइकिल और कैरनोट रेफ्रिजरेटर एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी की भी कोई बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पार्टीशन। ये क्या होगा, ये हमारे पास, अब इसको भी हमें जो कैलकुलेट करेंगे तो उसका जस्ट रिवर्स, यानी कि कैरनोट साइकिल में हम एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी TH-TC/TC, यहाँ पे हो जाएगा TC/TH-TC, ठीक है। यहाँ पे Q1 होगा, वो होगा W प्लस Q2, यही होगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो सोर्स, सिंक, सिस्टम, एनर्जी इधर जा रही थी, ये वेस्ट एनर्जी बार, और ये होता है इधर वर्क डन। ये किस में हो रहा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। यहाँ पे होगा, एक तो रहती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, एनर्जीज की रिवर्स हुई, वर्क भी क्या होगा, रिवर्स, जस्ट इसका ऑपोजिट है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो Q1 हो गए, ये जो Q1 है ये इन दोनों का सम है, ठीक है, ये इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, तो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। इधर भी Q1 इन दोनों का सम ही था, ठीक है, ये जो Q1 होगा इधर भी क्या था, इन दोनों का सम था। ये हमारा मान लेंगे नेगेटिव है और ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव मानेंगे इस वैल्यू को, इसको हम मान के चलेंगे पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है।
और ये तो हमने बात की टेम्परेचर की फॉर्म में। यदि हीट की फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे होगा Q2 Q1 माइनस Q2। ये है कैरनोट रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ तक हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम किर्चॉफ इक्वेशन, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और जॉन थ्योरम भी देखेंगे, यदि हो सकता है तो उन इक्वेशंस के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। किर्चॉफ इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्लैसियस-क्लैपेरॉन तो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।